नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो फिर से एक बार इतिहास का धमाका है। और इतिहास में कौन सा अध्याय है? अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भूमंडलीकृत का मतलब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, एक ही बात है, ज्यादा चिंतित होने की दिक्कत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैश्वीकरण वाला हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पढ़ चुके हैं। और आज की दुनिया में पूरे विश्व को एक करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई निभा रहा है तो वो निभा रहा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। ठीक है ना, अब आज यूट्यूब की तो देन है कि भाई आप वहां पर बैठे हो और हम यहाँ से पढ़ा रहे हो और आप वहां से पढ़ रहे हो। तो पूरी दुनिया को एक करना का जो काम है वो सोशल मीडिया कर रहा है, और उसका एक सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो आप और हम हैं उसमें से। तो आज इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक का कंटेंट क्या रहेगा? आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था का पूर्ण निर्माण। ये चारों बड़े टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पर जो आज के टारगेट्स हैं वो आज के टारगेट्स भी जान लेते हैं। आज के टारगेट में आधुनिक युग से पहले, इंपॉर्टेंट, रेशम मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा चाहे। भोजन की यात्रा, विजय, बीमारी और व्यापार, 19वीं शताब्दी, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं कि आज हमें ये पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आधुनिक युग से पहले, आधुनिक युग से पहले मतलब जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड हम लोग देखते हैं उससे पहले की बात कर रहा है, बिफोर द मॉडर्न वर्ल्ड। जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक युग है उससे पहले। देखो, ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण हम लोग आज देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बात ग्लोबलाइजेशन की जो हम आज कर रहे हैं, ये तो बहुत नया ग्लोबलाइजेशन है, नया वैश्वीकरण है कि भाई व्यापार यहां से यहां हो जाना, ये व्यापार है। और मैं पहले भी अर्थशास्त्र वाले में कह चुका हूं, पूरे विश्व को एक कर करके रख सकता है भैया। वैश्वीकरण का मतलब, भूमंडलीकरण का मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया का एक होना। आप में जो दूरियां है, जो डिफरेंसेस है, वो खत्म हो जाए। अब जैसे मान लो मुझे कोई अमेरिका का सामान खरीदना है, तो अमेरिका के सामान के लिए मुझे अमेरिका ना जाना पड़े, वो सामान इंडिया में आ रहा, खरीद लो भैया। आपको बेस्ट टीचर से पढ़ने के लिए यहां हमारे स्टूडियो नहीं आना पड़ रहा, आप क्या है घर बैठे पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से क्या है, पूरे विश्व का एक होना। पूरे भारत क्या है, यूट्यूब से एक हो गया, पूरी दुनिया यूट्यूब से एक हो गई। हम तो नहीं, पर फेसबुक पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या कर लेते हैं, अननोन से दोस्ती कर लेते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, जान पहचान बड़ी हो जाती है, किसी की दोस्ती भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये क्या है, दुनिया को एक करना है। तो जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण जैसे आज का जो फॉर्म देख रहे हैं, ये तो हमारा बहुत नया फॉर्म है। पर क्या जो व्यापार, जो हम लोग कहते हैं कि सर व्यापार से पूरा विश्व एक हो रहा है, तो जो व्यापार है, क्या वो व्यापार सिर्फ और सिर्फ आज ही चलना शुरू हुआ है? हाँ, क्या वो व्यापार सिर्फ 10-15 सालों में हमें देखने को मिल रहा है, पिछले 50-70 सालों में देख लो? नहीं, व्यापार काफी समय से हो रहा है। जब हड़प्पा सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश में थी, उस समय भी व्यापार हो रहा था। उस समय भी व्यापार हो रहा था। मेसोपोटामियम, इजिप्ट, काफी दूर दूर तक हमारा व्यापार फैला हुआ था। उस समय भी व्यापार हो रहा था। उस समय भी भूमंडलीकरण थे, वैश्वीकरण तो उस समय भी थे। पर सवाल जो अभी मेरा है वो ये है कि जो वैश्वीकरण है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या व्यापार ही आएगा? क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या व्यापार ही आएगा? मैंने भी उदाहरण दिया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया व्यापार थोड़ी है, सोशल मीडिया व्यापार थोड़ी है। सोशल मीडिया भी एक क्या है, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का उदाहरण है। अब पूरे विश्व का एक होना, व्यापार के द्वारा भी लोग एक हो सकते हैं। लोगों का पलायन होना, एक जगह से आना, एक जगह से जाना, या आवागमन हम जिसे कह सकते हैं, उसके कारण भी भूमंडलीकरण हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। संस्कृति के कारण भी, हमारी जो संस्कृति, जब एक इंसान कहीं दूसरी जगह जाएगा तो संस्कृति के कारण भी क्या है, जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, वो हो सकता है। तो वैश्वीकरण काफी चीजों के कारण हो सकता है। और जब एक इंसान जैसे ये भारत का इंसान है, ये मान लो अमेरिका गया, या अमेरिका का इंसान भारत आया, तो अब एक बात देखिएगा, ये इंसान सिर्फ अकेला नहीं जा रहा, ये अपनी विचारधारावां लेकर के जा रहा है। अपने साथ जो कुछ है, मान लो पैसे से भी वैश्वीकरण हो रहा है। जैसे आज हमारे अंबानी साहब है, अब यहां बैठे बैठे अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर दे, क्या है, वैश्वीकरण ही तो है भैया, पैसा लगा दिया बैठे बैठे। हम देखेंगे इस अध्याय में किस प्रकार से भूमंडलीकरण हो रहा है, कि बीमारियां जा रही हैं, कीटाणु जा रहे हैं, और भी अन्य रूपों से क्या है, भूमंडलीकरण होता है। तो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण एक ही बात रहेगी, पूरे विश्व का एक होना। और ये एक किन किन मायनों में हो सकता है, किन किन तरीकों में हो सकता है, वो जानते हैं। तो आइए जानते हैं भूमंडलीकृत विश्व के बारे में कि भूमंडलीकृत विश्व में क्या क्या है। काम की तलाश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात हमारे शास्त्र में पढ़कर क्या है, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पलायन करते हैं।
अब भी यहां पे जो पलायन की बात हो रही है वो देश के अंदर की नहीं है, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। कोई इंडिया से अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से कोई जापान जा रहा है, जापान से कोई अफ्रीका के देशों में आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे अवसरों के लिए वहां पे जा रहे हैं। बेसिक भी मैं चलो एक उदाहरण लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा एक गांव में रहता है, वो वहां काम कर रहा है, वो मान लो वहां टीचर, वो पढ़ा रहा है, वो अच्छा, पर गांव में लोग पैसे ही नहीं देते इतने, उसका जो जीवन यापन है वो सही नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि मैं गांव को छोड़ करके क्यों ना जो पड़ोस में 40 किलोमीटर छोड़ करके एक शहर है वहां चला जाऊं, वहां जाऊं, एक अच्छा कोचिंग खोलूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो इसने अपने गांव को छोड़ करके वहां चला गया। क्यों गया है? अच्छे अवसरों के लिए, कि मुझे अच्छा अवसर मिले, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे ज्यादा पैसा मिले, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा मेरे बच्चों को मिल सके, इसलिए लोग चले जाते हैं। तो सबसे पहला है काम की तलाश इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पूंजी व बहुत सारी चीजें। अब देखो, एक जगह से दूसरी जगह पूंजी भी जाती है और बहुत सारी चीजें भी जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अंबानी साहब क्या है, वहां अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर दे, पूंजी लगा दे, या जैसे मैं हूं तो मैं अपनी कहीं पूंजी ले जाकर लगा रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं, वो भी होगा। पुजारी, तीर्थयात्री, ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए। और देखो बहुत से लोग क्या है, पुजारी होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं हमारे इंडिया से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो मक्का और मदीना जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा है उनकी, क्योंकि वहां पे बहुत पवित्र स्थान है वो, तो वहां पे वो लोग जाते हैं। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए यहां से, इंडिया से कहां जा रहे हैं? मक्का मदीना जा रहे हैं। और हमारे देश में भी देखिए कि बहुत से लोग हैं जो क्या है, आते हैं, जो कहीं के बाहर जो लोग रह रहे होंगे वो तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे होंगे। और अब के समय का तो मैं नहीं कह सकता, पर पहले के समय में हमारे देश में मुस्लिम्स भी आए हैं, हमारे देश में बौद्ध धर्म के लोग भी आए हैं, हमारे देश में क्रिश्चियन मिशनरीज आए, वो सब भी आए। क्यों आए हैं? पूजा के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, या आध्यात्मिक शांति के लिए। हिमालय हमारा सबसे बेस्ट जगह आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक के लिए सबसे बढ़िया जगह है। तो लोग आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहां पे जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, ये सब वो है कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों क्यों जा रहे हैं, किन किन कारणों से जा रहे हैं, या और ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती है जो पूरी दुनिया को एक कर सकती है। उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए। अब जैसे इसमें हम उदाहरण लेते हैं श्रीलंका का। आपने पढ़ रखा है ना श्रीलंका के बारे में, सत्ता की साझेदारी, श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ रखा है। उसमें वहां पे क्या हुआ, जब तमिलों का उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? उनके साथ भेदभाव होना, उनको मारना पीटना, उनके ऊपर कष्ट है, वो उस देश में उनके साथ समस्या है। तो उस उत्पीड़न और यातनापूर्ण, यातनापूर्ण का मतलब होता है जो आपको बहुत दुख दिए जाए, बहुत आपके साथ बुरा किया जाए, आपको यातना में तो दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट दिए जाए, उस यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। जैसे कि श्रीलंका वाले क्या है, काफी तमिल भारत में आ गए। और इसी प्रकार से मैं जैसे कि आपको बताऊं, जब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो 80 लाख लोगों के करीबन करीबन क्या है, लोग भारत में आ गए थे वहां से। इसी प्रकार से मैं बात करूं, विभाजन के समय एक देश से दूसरे देश में लोगों का काफी क्या हुआ, पलायन हुआ। क्यों? क्योंकि उत्पीड़न हो, यातनापूर्ण जीवन से वो बच सके। हुनर, विचार, आविष्कार। बिल्कुल, जब मैंने क्या कहा, एक इंसान जब कहीं जा रहा है तो वो अपना पूरा दिमाग लेकर के जा रहा है, अपना हुनर, उनके आइडियाज क्या है, तो वो आइडियाज, वो हुनर सब क्या है, अमेरिका में, कहीं दूसरे देशों में, जहां पर भी जाकर के वो लगाएगा। भाई आज गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, इंडियन है। हुनर किसका है? भारतीयों का है, पर वो काम अमेरिका में बैठ करके कर रहा है। कीटाणु और बीमारी, कीटाणु और बीमारियों से पूरी दुनिया एक हो सकती है। जैसे कि अभी तो भैया बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना क्या है, कोरोना। तो कोरोना जो है ना, कोरोना क्या है, कहां से शुरुआत हुई? चीन से शुरुआत होती है, चाइना से शुरुआत होती है, और अब आज इस कोरोना ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को एक कर दिया। सारी जगह फैल गया ये कीटाणु, पूरी जगह, अमेरिका, इंडिया, भारत, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरी दुनिया में ये कीटाणु है, ये जो बीमारी है वो फैल गई, और पूरी दुनिया क्या है, अब एक हो गई। पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा बन गया, कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना है। ठीक है, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना। तो कोरोना भी क्या है, इस प्रकार से भी पूरा जो दुनिया है, जो पूरी विश्व है, वो एक हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस बीमारी के दौरान में सभी देश एक देश दूसरे देशों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां वैक्सीन, जैसे भारत में वैक्सीन बनने के बाद काफी जो गरीब देश अपने से, विशेष करके अफ्रीका है, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों को वैक्सीन दी है कि आप अपने देश के लोगों को बचाओ। तो ये भी क्या है, पूरी दुनिया को एक करने का ही तरीका है।
मालदीव के समुद्र में कोडिया, देखो मालदीव जो है वहां के समुद्र में कोडिया मिलती थी, और ये कोडिया पहले हम किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्रा का वो नहीं था, कोई करेंसी नहीं थी, कोई नोट नहीं था, कोई सिक्का नहीं था, उस समय वो कोडिया क्या है, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करी जाती थी। और कोडिया अगर आपने नहीं देखी हो तो कभी ये भी देखना कि गांवों में या जो कुछ शहर के ऐसे इलाके होते हैं जो पिछड़े इलाके होते हैं, वहां पे कुछ महिलाएं हाथ पे बांधने वाले धागे बनाती हैं, ठीक है ना, तो वो एक भी क्या है, कोडियों का इस्तेमाल करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने एक पूरे विश्व की फोटो दिखाई है जो एक पूरे जाल में बंधा हुआ, और वो जाल क्या है, वही वैश्वीकरण है, वो पूरा ग्लोबलाइजेशन है, वही भूमंडलीकृत है। तो ये है हमारा भूमंडलीकृत विश्व बन। तो चलो अब जानते हैं रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशम मार्ग, सिल्क रूट या रेशम रूट। काफी बुक में रेशम रूट भी लिखा हुआ हिंदी मीडियम वालों में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी लिखा हुआ आप उसे लिखिएगा। पर रेशम मार्ग जैसे कि आपको पता चला सिल्क रूट, ये जो भी रूट, सिल्क रेशम है, ठीक है, आप सबने देखा होगा, और रूट मतलब रास्ता, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे क्या भेजा जाता होगा, रेशम भेजा जाता होगा। आप ये बात सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मार्ग, कितना रेशम भेजा जाता होगा कि इस पूरे रूट का नाम ही रेशम रूट रख दिया गया या रेशम मार्ग रख दिया गया। इससे पूरे दुनिया में रेशम भेजा जाता था, और इसका मुख्य स्थान कौन सा था, कहां से भेजा जाता था, भैया चीन से भेजा जाता था। कहां से भेजा जाता था, चाइना से भेजा जाता था। चाइना से पूरी पश्चिम की दुनिया में क्या है, यह रेशम भेजा जा रहा है, और इसी के नाम पे रेशम रूट, इसका रेशम मार्ग नाम रख दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेशम यहां से जा रहा है, और भी काफी चीजों का आदान प्रदान होगा। चीनी पोल्ट्री जाएगी, भारत के मसाले भी जाते हैं, और फिर सोना चांदी, बहुत सी कुछ चीजें ऐसी आएंगी जाएंगी। व्यापार है, वो व्यापार इसी मार्ग से होगा, और लगभग 15वीं शताब्दी तक ये व्यापार होता है, परंतु बाद में व्यापार खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार जैसे समय की धारा बढ़ती है, जब समय आगे बढ़ता है और अंग्रेज चाइना पे और भारत पे अपना राज जमाते हैं, अपना राज जमाना शुरू कर देते हैं, तो दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी खोखली हो जाती है। नहीं, उससे पहले यूरोप से ज्यादा, यूरोपीय देशों से ज्यादा अगर मजबूत अर्थव्यवस्था किसी की थी तो इन दोनों देशों की थी। इन दोनों देशों की गजब की अर्थव्यवस्था थी, पर उस अर्थव्यवस्था को पूरा खोखला कर दिया गया। और फिर कुछ समय बाद क्या है, चाइना भी अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर देता है, एक रूप से बंद सी अर्थव्यवस्था बना लेता है। वो ज्यादा सामानों को बाहर नहीं भेजता, वो अपने देश के अंदर ही लिमिटेड रहने की कोशिश करता है। यही कारण होता है कि दोनों देशों से पिछड़ जाते हैं, और जो यूरोप के देश हैं वो ज्यादा अर्थव्यवस्था के मामले में आगे निकल जाते हैं। तो जानते हैं रेशम मार्ग के बारे में। इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क की बात यहां पे करी जा रही है, तो पश्चिम में भेजे जाने वाला, ठीक है। यहां से देखो, अब यहां पे आपको है ना, एक तो ये पूरा रेड दिख रहा होगा, तो जो रेड यहां पे नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये लैंड रूट को दिखाता है, ठीक है। जमीन के मार्ग से जो व्यापार करा जा रहा था वो है। और फिर जो ब्लू दिखा रहा है, ब्लू क्या है कि भैया समुद्र के मार्ग से व्यापार करा जा रहा है। तो यहां पे जो कौन से रास्ते से व्यापार हो रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों से हो रहा है, जमीन वाले से भी हो रहा है और समुद्र वाले से भी हो रहा है। दोनों के से व्यापार हो रहा है, किसी एक से नहीं है, जमीन वाले से भी और समुद्र वाले से। इन सबसे मुख्यतः क्या भेजा जा रहा है, सिल्क भेजा जा रहा है, रेशम भेजा जा रहा है। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, रेशम मार्ग या सिल्क रूट इसका नाम रखा गया है। जमीन या समुद्र से होकर एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। देखो, जमीन या समुद्र से होकर एशिया और को, देखो ये पूरा एशिया में नजर आ रहा है, पूरा यूरोप को तो ज्यादा कर किस भाग से जोड़ रहा है, लैंड वाले भाग से जोड़ रहा है, जमीन वाले भाग से जोड़ रहा है। और ये अफ्रीका, ये रहा भैया अफ्रीका, पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। तो ये अफ्रीका महाद्वीप, तो यहां पर ये किससे जोड़ रहा है, समुद्र वाला जो इलाका है उससे जोड़ रहा है। तो अब देखो यहां पे व्यापार ने क्या करा, पहली बात क्या है, जोड़ रहा है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, जोड़ रहा है, मतलब एकीकरण कर रहा है, विश्व को जोड़ रहा है ना, मतलब वैश्वीकरण हो रहा है, मतलब भूमंडलीकरण हो रहा है। एशिया को यूरोप से और अफ्रीका से जोड़ दिया, मतलब क्या हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है। किस चीज ने जोड़ा है, व्यापार ने ही जोड़ा है। ईसा पूर्व के समय से लगभग 15वीं शताब्दी तक। देखो, अब अगर पूछा जाए रेशम मार्ग कब तक चला और कब से शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो बोला ईसा पूर्व से पहले। ईसा पूर्व का मतलब क्या है, देखो आप सभी ने भगवान ईसा मसीह का तो नाम सुना होगा, ठीक है, जो ईसाई धर्म के क्या है, फाउंडर है, मतलब जनक है, उन्होंने शुरुआत करी। और ईसा मसीह की आपने जो गिरजाघर जो होते हैं, चर्च जिन्हें हम कहते हैं, उनमें आपने काफी बार तस्वीरें भी देखी होंगी और सब जानते हैं। तो क्या है, हमें जो समय को है, जो टाइम पीरियड है, हमने उसे दो भागों में बांटा। एक है बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। तो ईसा पूर्व
ईसा से पहले, भगवान ईसा मसीह से पहले बोला गया है, बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह से पहले। तो अब मान लो ये जो 0 वाला साल है ना, इस साल में क्या हुआ होगा, भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। और इनके बाद के जितने भी साल है वो कहलाए, इंग्लिश में कहलाए एडी, और हिंदी में कहलाते हैं ईसवी। हिंदी में क्या कहलाता है, ईसवी, मतलब ईसा के जो समय है वो ईसवी समय चल रहा है। तो जैसे आज हम लोग 2021 नहीं 22 में आ गए हैं भैया, अब तो 22 में आ गए हैं, 2022 में जी रहे हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल हो चुके हैं। 2022 या 23 में, क्योंकि जो जन्म हुआ उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, 2022 साल हो चुके हैं। तो 2022 एडी बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, 2022 एडी बोलेंगे। ओके, और शताब्दी अगर पूछी जाए कौन सी शताब्दी, 21वीं शताब्दी। अब शताब्दी का मतलब क्या है, 21वीं शताब्दी का मतलब है 2001 से लेकर करके 2099 तक, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। जैसे मैं बोलता हूं मेरी 15 साल कंप्लीट हो गई, 16वीं चल रही है उम्र में, चल रही है, मतलब अभी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो चल रही है, पूरी नहीं हुई है। तो क्या है, इन्होंने क्या बोला, ईसा पूर्व से पहले, मतलब भगवान जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले भी ये रेशम मार्ग पे व्यापार हो रहा था। मतलब जो यूरोप में भगवान जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा, अगर आपको ईसाई सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे वो यूरोप में देखने को मिलेंगे, तो उस समय से पहले भी क्या हो रहा है, वहां पर व्यापार चल रहा है, और लगभग 15वीं शताब्दी तक चला है। तो 15वीं शताब्दी तक चला है, मतलब 1401 से लेकर करके 1499 या 1500 इसे लिख सकते हैं, इस तक क्या है, पूरा व्यापार चला है। तो फिर 15वीं शताब्दी के बाद खत्म हो गया। हाँ, फिर 15वीं शताब्दी का रेशम मार्ग धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको समझ है, ईसा पूर्व के समय से पहले, मतलब भगवान ईसा पूर्व से पहले से भी व्यापार चलता है, और 15वीं शताब्दी तक चलता है। तो काफी लंबे समय तक ये व्यापार चलता है। अब देखो इस व्यापार, इस मार्ग पे और क्या क्या आता था, चीनी पोटरी। चीनी पोटरी मतलब जो चीन में जो मिट्टी के कुछ बने होते थे, मिट्टी के सामान है, मिट्टी के और है वो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तस्वीर आपको चीनी पोटरी की दिखाई, सच में बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर है। उसके अलावा क्या है, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया मतलब दक्षिण वाला, और पूर्व ये जहां पर हमने बात करी थी कंबोडिया, इंडोनेशिया, ओके, ये सब जो देश आते हैं उनकी। तो दक्षिण पूर्व एशिया कपड़े और मसाले हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं। तो भारत के मसाले फेमस, और आप जैसे जानते हैं कि मसालों का तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जगह स्थान है वो भारत रहा है, और काफी जो भी आए हैं विदेशी वो मसालों के व्यापार के नाम पर ही आ रहे हैं। तो मसाले यहाँ से क्या है, पूरी दुनिया में जाते थे, रेशम मार्ग से ही जा रहे हैं, मतलब रेशम मार्ग का कितना इंपॉर्टेंट रहा है। वापसी में सोने चांदी। अब सोने और चांदी है ना, ये हमारे एशिया में थोड़े से कम है। सोना चांदी एक तो खनिज के मामले में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, और जो अमेरिका महाद्वीप है उधर वाले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस जगह से हमारे पास वापसी में सोने चांदी आ रहे हैं। व्यापार और सांस्कृतिक, और व्यापार और संस्कृति तो जा रही है। यहाँ पर मैंने एक संस्कृति को दर्शाने के लिए महिला की चित्र दिखाई है, जो एक अलग वेशभूषा पहनी हुई है, मतलब अलग कपड़े पहनी हुई है, और उसकी तस्वीर दिखाई जिससे कि एक अलग संस्कृति को। मतलब क्या है, रेशम मार्ग के द्वारा ही क्या हो रहा है, चीनी पोटरी भी जा रही है, भारत के मसाले भी जा रहे हैं, और हमारे पास सोना चांदी भी आ रहा है, और जो लोग जा रहे हैं उनकी संस्कृति, उनके विचार, उनके हुनर, उनके आविष्कार, सब कुछ उसी के साथ जा रहे हैं। और ये व्यापारी है साहब जिसने पूरी दुनिया को एक कर रखा है। ये व्यापारी है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा ज्वाइन कर करके रख सकता है, जिसे हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कह रहे हैं। अब आते हैं भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। अब देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ओके, हम इतनी चीजें खाते हैं पर हमें यह नहीं पता ये चीज आती कहां से। पता है क्या, नहीं पता, बस खाने से मतलब है। मम्मा ने मार्केट से खरीदी, मम्मा ने बना दिया और हमने खा लिया। पर आप ताजुब करेंगे, जो आलू हम लोग खाते हैं हम उसमें बहुत प्रोटीन मानते हैं, और जो शाकाहारी जो होते हैं, स्टार्च आता है शायद, है ना, तो जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो आलू दाल तो भैया बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर वो आलू भी हमारा नहीं है। ठीक है, और सर्दियों में शकरकंद खाई जाती है। शकरकंद आपने नहीं देखी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछेगा कभी घर पे, शकरकंद खाई जाती है, और शकरकंद भी मतलब हमारे देश की नहीं है। तो बहुत बड़ी ताजुब की बात है। और स्पेगेटी तो क्या होता है, तो स्पेगेटी तो एक नूडल्स की तरह, जो यहाँ पे मैंने आपको इमेज दिखाई है। तो इस प्रकार से अब ये जो भोजन की यात्रा, अब एक जगह से दूसरी जगह भोजन आया कैसे सर। जैसे अगर आप कह रहे हो, चलो हम मान लेते हैं कि अमेरिका से आलू आया, तो कैसे आया सर। लोग ऐसे 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 आलू की बोरियां भर भर करके यूज करके भारत को देकर गए थे कि नहीं, कैसे हुआ, किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंची, वो हमें जानना है। ओके,
नई फसलों के बीज बोआते थे। अब देखो जब भी क्या हो रहा है, कोई इंसान, जैसे मान लो ये कोई एक्स पर्सन है और ये कोई देश है, ये इंसान जब क्या हुआ, अब जैसे मान लो यार हम लोग भी क्या करते हैं, हम कुछ खाने पीने को साथ लेकर के ही जाते हैं, हम कुछ खाने पीने को तो साथ लेकर के ही जाते हैं ना भैया। जैसे आज मान लो मैं मुंबई घूमने जा रहा हूं, तो मैं अपने साथ कुछ खाने पीने का तो रखूंगा नहीं यार साथ। अब मान लो मैंने खाया पिया और कुछ करा, कभी जैसे मान लो कि मैंगो खा लिया या कोई भी ऐसा फल फ्रूट खा लिया जिसमें कोई छोटा मोटा बीज हो। मैंने पपीता खाया, ओके मैंने पपीता खा लिया। अब जब पपीता खाया तो मैंने लगा यार एक दो बीज तो डाल दो, वो बीज वहां डाल दिए। अब वो बीज डाल दिए और 10 साल 15 साल जब भी वो बड़ा होगा और उस पर पपीता उगना शुरू होगा तो क्या होगा भैया, तो वहां पे पपीता लोग भी खा करके देखेंगे मुंबई वाले, अरे यार गजब चीज है, फिर उसके और भी निकाल करके और डाल देंगे, फिर वो वहां पर पपीता भी शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब एक इंसान दूसरे देश जा रहा था तो वो उन्होंने क्या करा, नए फसलों के बीज वहां बो आते थे कि हाँ भाई ये फसलें क्या है यहाँ पर भी उगना शुरू हो जाए, तो वो फसलें वहां बो आते थे। ये मैंने जैसे कि आपको बीजों की एक इमेज दिखाया है। झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थ, अभी जो झटपट तैयार होने वाले 2 मिनट में बनाए नूडल्स, वैसे तो 2 मिनट में बनती नहीं है, तो जो झटपट तैयार होने वाले सारे के सारे खाद्य पदार्थ नहीं, ये भी हमारे देश के नहीं, ये बाहर के देशों से आए हैं और उन्हीं से क्या है हम आज खाते हैं और बोलते हो यमी सो यमी पता नहीं क्या क्या, और 2 मिनट में बनने वाले जो भी पदार्थ हैं वो भी हमारे नहीं है। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे। देखो अब ये बात ध्यान रखना, नूडल्स जो है वो कहां, चीन से पश्चिम में पहुंचे, और कौन से मार्ग से पहुंचे, रेसे मार्ग से पहुंचे ना, और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। स्पेगेटी भी एक तरीके से नूडल्स, ये देखो लंबे लंबे जो नूडल्स की तरह है, बिल्कुल एक इस प्रकार से, जैसे ये एक ऐसा है, ओके, तो ऐसे लंबे लंबे स्पेगेटी है। स्पेगेटी का जन्म हुआ, या पास्ता, तो भैया पास्ता तो आप सबने खा रखा है। अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। किसके साथ पहुंचा, अरब यात्रियों के साथ, ठीक है। तो अरब जो है अरब देश उनके साथ, वहां के यात्रियों के साथ कहां पहुंचा, सिसिली पहुंचा। अब सिसिली कहां पे रहे, अरे बच्चों पढ़ाई वढ़ाई करो, इटली में पढ़ा था ना, यूरोप के एकीकरण में सिसिली के बारे में पढ़ा था ना, तो सिसिली कहां पर है, इटली में, तो वहां पर पहुंचता है। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा, फिर वहां से स्पेगेटी का जन्म हुआ, पास्ता अरब यात्रियों के साथ सिसिली इटली पहुंचता है। इस प्रकार से पूरी दुनिया में क्या हुआ भाई, खाना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज के समय का ही देता हूं, जैसे जींस है, जो जींस हम लोग पहनते हैं, सभी आप लोग पहनते हैं, वो जींस कहां का है, हाँ किसका कल्चर है, किसकी संस्कृति को शो करता है, अमेरिका की है, हमारी थोड़ी है। हमारे आप 500 साल पहले, 1000 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कौन जींस पहनता था भैया इंडिया में, किसी को पता था कि जींस क्या होती, नहीं। पर ये अमेरिका की ही कल्चर हमें कि हम जो जींस पहनते हैं, तो क्या है वो पूरी दुनिया में फैल गया। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब वहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज करी, अमेरिका की खोज करी। कब करी, अमेरिका की खोज करी। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस वैसे तो भारत के लिए आ रहे थे, पर वो रास्ता भटक गए और वो अमेरिका पहुंच गए, ठीक है ना। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज कर दी तो फिर वहां से क्या है पूरी दुनिया में आलू, सोया, मूंगफली, मक्का पहुंचा है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह। देखो अब आज जो उत्तरी अमेरिका है पूरा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका भी क्या है, पूरा महाद्वीप है, पूरा एक कॉन्टिनेंट है और उन पे बहुत सारे देश हैं। और उसको उस समय में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा उसे पूरा अमेरिका कहा जा रहा है। तो देखो ये जो पूरा ऊपर वाला हिस्सा है ये कौन सा, उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे जो जा रहा है ये दक्षिणी अमेरिका। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, क्या नजर आ रहा है, ये है भैया कैरेबियन द्वीप समूह, जिसमें क्या है जमैका, हैती, ऐसे बहुत से देश, छोटे छोटे देश आते हैं। और जो वेस्ट इंडीज की टीम बनती है वो यहीं से मिलकर के बनाई जाती है। और जमैका के जो उसेन बोल्ट है, सबसे फास्ट धावक है, जो सबसे तेज दौड़ते हैं, वो भी इसी देश के हैं। तो यहां से पूरी जगह से क्या है, ये पूरा क्या है कहला रहा है, अमेरिका कहला रहा है। अब देखो आप ये कभी मैप में नोट भी करना, ये वाला जो इलाका है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये वाला जो इलाका है पूरा अलग ही नजर आएगा आपको। बाकी उधर वाला पोर्शन तो थोड़ा सा कनेक्टेड है, एशिया वाला, यूरोप और अफ्रीका वाला जो थोड़ा सा है वो पोर्शन क्या है, कनेक्टेड है, तो वो ऐसा लगता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए जब क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत की खोज में निकले तो रास्ता भटके और वो कहां जा पहुंचे, अमेरिका वाले इस पे जा करके जा पहुंचे। और जब अमेरिका जाकर के पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ की खनिज, यहाँ की फसलें, यहाँ का सब कुछ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस समय के बाद से क्या है, उन पे अमेरिका वालों को लग गई नजर और सारी पूरी दुनिया के लोग वहीं जाकर के पहुंचना चाहते थे, उन्हें अपना
उपनिवेश बनाना चाहते थे, वहां पर रहना चाहते थे, वहां पर बसना चाहते थे। खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। तो खाद्य पदार्थ जो अमेरिका के मूल निवासी है, ठीक है, जो अमेरिका के मूल निवासी है उनके द्वारा हमारे पास क्या है, इंडिया पहुंचे हैं। नई फसलों से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ गया। देखो अब जब कहीं आलू आया, जब दुनिया में पता चला आलू नामक की कोई चीज है, तो बिल्कुल ही बदलाव आ गया। लोगों की खाने की जो खाने की ताकत वो बढ़ गई, लोग ज्यादा खाने लगे, टेस्टी लगा, हेल्थ लोगों की बनने लगी। तो आलू से लोगों के क्या जमीन आसमान का फर्क लोगों को अपने आप में देखने को मिला। आलू से भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी, और औसत उम्र है वो बढ़ने लगी। पहले 40 साल जीते थे, 50 साल जीते हैं। तो आलू में इतनी भी ताकत है। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर निर्भरता थे। देखो ये आपको आयरलैंड दिख रहा है। हमने दो आयरलैंडों की बात कर रखी है, एक आयरलैंड और एक उत्तरी आयरलैंड। यहाँ पे आयरलैंड की बात करिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करिए, ठीक है ना। तो आयरलैंड में जो गरीब काश्तकार थे, गरीब काश्तकार का मतलब है जो कि क्राफ्ट पर्सन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लकड़ी वाला हो, ठीक है, पोट्री वाला हो, ये जो सब कुछ है, जो गरीब काश्तकार है वो पूर्ण रूप से आलू पे निर्भरता था। जब एक बार आलू की फसल खराब हो गई यहाँ पर आयरलैंड में, तो सबकी ऐसी स्थिति हो गई कि लोग भूखमरी से मरने लगे। मतलब इतनी निर्भरता इनकी आलू पर हो चुकी थी, इसलिए कहा जाता है कभी भी किसी पे इतना निर्भर मत हो। आलू पे इतनी निर्भरता हो चुकी थी कि जब आलू की फसल खराब हुई तो पूर्ण रूप से वो काफी लोग वहां पे भूखमरी से मरने लगे। अब आते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। अभी तक का तो जो आपको देखने को मिल रहा है ना सिनेरियो, बहुत अच्छा लग रहा है कि सर सोना चांदी आता था, मसाले जाते थे, रेशम आते जाते थे। अभी तक यहां से हमें पॉजिटिविटी ही नजर आई है, कहीं पर भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, पॉजिटिविटी। पर अब जब क्या है, अब एक देश का दूसरे देश पे क्या होगा, साम्राज्यवाद की नीति शुरू होगी। क्या है, वहां पर अपना राज जमाने शुरू करेंगे। और वो राज कैसे जमाएंगे, बीमारियों के द्वारा जमाएंगे। बीमारियों के द्वारा जमाएंगे कि जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई परेशानी हो रही है, मुझे कोई बीमारी है, पर मुझ में रोग प्रतिरोधी क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम मेरा हाई है, और मुझे पता भी इसका ट्रीटमेंट क्या है, पर मैं अपने ही 3-4 लोगों को वो बीमारी कर दूंगा और फिर उन्हें दूसरे देशों में भेज दूंगा, और वहां पे वो लोग उनको बीमार करेंगे, पर ना तो उनको इलाज पता है और ना ही उनकी इतनी रोग प्रतिरोधी क्षमता है। जैसे कि चाइना ने क्या करा, कोरोना हुआ, उससे फिर पूरी दुनिया में वो धीरे धीरे फैला। और फिर चाइना का तो कहते हैं कि उनके पास दवाई भी थी, उन्होंने ट्रीटमेंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आज तक पूरी दुनिया को वो कोरोना कभी ओमिक्रॉन बन करके सताता है, कभी डेल्टा बन करके सताता है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बहुत दुखद ही विषय है। हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। तो जो हिंद महासागर है, ठीक है, जो इंडियन ओशियन जो है हमारा, ये पूरा नीचे वाला आपको जो नजर आ रहा है, ये जो इंडियन ओशियन है, इसमें क्या था, व्यापार हो रहा था, इसमें लोगों का आना जाना हो रहा था, परंपरा एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, और व्यापार बिल्कुल गजब का व्यापार हो रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप का भारी महत्व था। देखो अब इस समय में क्या है, हिंद महासागर में भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप तो हमने 7 महाद्वीप पढ़े, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। उपमहाद्वीप आप ये वाला इलाका देखिए, ठीक है ना, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाला इलाका जब आप देखेंगे, ये इसे पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। यहाँ पर हिमालय हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से बिल्कुल ये एक आपको अलग ही नजर आएगा। तो एक यहाँ से एक अलग ही कॉन्टिनेंट बना हुआ सा नजर आता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और कहा जाता है कि एक समय में तो ये पूरा एक ही था, अफगानिस्तान आगे तक ये फैला हुआ था। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। तो देखो अब ऐसी क्या है, अमेरिका का खोज करने का मतलब क्या है सर, वहां पे खोज करने का मतलब क्या है? क्या वहां पे पहले लोग नहीं रहते थे, या जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा था और पता चला अच्छा यहाँ कोई नहीं रहते, तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जाकर के बोले लो मैं रहना शुरू कर देता हूं, ऐसी बात नहीं। अमेरिका में लोग रह रहे थे, पर वो भूमंडलीकृत का हिस्सा नहीं था। भूमंडलीकृत का हिस्सा होने का मतलब पूरी दुनिया का भाग नहीं हो रहा था, भाग नहीं बन पा रहा था। ओके, जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जैसे कि मान लो क्लास में है ना, क्लास में टोटल 45 बच्चे हैं। ओके, क्लास में टोटल कितने हैं, 45 बच्चे। अब 45 बच्चों में से क्या है, 40 बच्चे तो क्या है, एक मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके रहेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो सॉल्व आउट कर लिया, और कोई मैटर हो गया तो कोई। अब 4-5 बच्चे क्या है, बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल सब उधर बैठते हैं तो वो 4-5 ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग है। पर जब फिर कोई टीचर गया और उन्होंने उसको समझाया, चारों पांचों, भाई क्या बात है, क्या समस्या है बताओ, तो अब यहां पर इन बच्चों की खोज करने का मतलब है कि वहां पे रह रहे हैं, मतलब अमेरिका में भी जो लोग हैं वो रह रहे थे,
परंतु वो जो एरिया था वो आइसोलेट था, वो बिल्कुल अलग था। तो यहां पे भी 4-5 लोग भी इस क्लास का भाग थे, पर इन 40 से मतलब जो मिलजुल करके रहने वाली बात है उससे अलग थे, उससे अलग थे। जैसे कि भैया अभी कोरोना के समय में एक बंदे को आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, तो वो क्या था, अलग हो गए, मतलब वो परिवार से अलग हो गए, समाज से अलग दूरी रखनी होगी। ओके, उसी प्रकार से पहले अमेरिका, अब अमेरिका की अब भी जहां जहां बात होगी, अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह पूरा है, वहां पे लोग रह रहे हैं। परंतु ना तो वहां पे इससे पहले व्यापार हो रहा था, न लोगों की आना जाना हो रहा था, किसी प्रकार का खबर भी नहीं थी लोगों को कि भाई वहां पर भी लोग रहते हैं, वो भी एक दुनिया का हिस्सा है, कुछ भी नहीं था। और अब जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसे ढूंढ लिया तो अब खोज में उसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन 16वीं सदी से अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ, ठीक है, अब बहुत सी बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ जो है वो वहां के लोगों को पता चलने लगी, और धीरे धीरे जो ये बड़े बड़े देश हैं यूरोप के, वो वहां पर जाकर के अपना उपनिवेश जमाना शुरू कर देंगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान करी। कौन कौन से देश बोले, पेरू और मेक्सिको। ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है ना, ये तो क्या है, कौन सा है भैया, मेक्सिको, ये मेक्सिको। और ये जो यहां पर ऑरेंज में आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है, पेरू, ठीक है ना। मेक्सिको और पेरू, मेक्सिको किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, और पेरू है वो दक्षिण अमेरिका का भाग है। आज की अगर तुलना में हम लोग बात करते हैं तो जब पेरू और मेक्सिको, तो अब जो अभी हम तुलना कर रहे हैं, उस समय की जो हम लोग तुलना कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम जिस चीज के बारे में, उस समय तो ये पूरा एक अमेरिका ही था, ये पूरा का पूरा क्या था, एक अमेरिका ही था ना। तो जब ये पूरा का पूरा जब अमेरिका ही था, तो वहां से हमने क्या पढ़ा, खनिज निकल रहे हैं, और खनिज में जो मुख्य धातु है चांदी, वो चांदी इन दोनों जगह से निकली, और उस चांदी को क्या है, यूरोप ले जाया गया, उसका खूब इस्तेमाल करा गया, खूब पैसे कमाए गए, और उससे उनकी संपदा बढ़ी। और जब संपदा बढ़ी, पैसा आया तो क्या है, इंसान व्यापार में और भी तेजी से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो चीन, भारत और एशिया के जो देश है उनके साथ यूरोप का जो व्यापार है वो और भी तेजी से बढ़ने लगा। मतलब यूरोप को ताकतवर, यूरोप को पावरफुल बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो इस वाले पूरे अमेरिका का रहा है। एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। एल डोराडो को क्या है, सोने का शहर मानने लगे। एल डोराडो जो है वो कोलंबो देश में है, ठीक है, कौन से, कोलंबिया देश में है, और कोलंबिया देश का है, दक्षिण अमेरिका में ही है। तो वहां का जो शहर था, वहां सोने का बहुत बड़े खजाने थे, उसको सोने का शहर ही कहा जाने लगा। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब देखो किसका, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की बात कर रहा है। तो पहले आप यहां पे देख लेते हैं, ये आपको ऑरेंज ऑरेंज नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ऑरेंज ऑरेंज नजर आ रहा है ये तो है स्पेन, क्या है, स्पेन। और अब इसी के पास में एक छोटा सा नजर आ रहा होगा। अब बोलोगे सर फिर ये ग्रीन ग्रीन क्या दिखा रहे हो, इसको भूल जाओ भूल जाओ, हर बार मैप इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं जितनी आसानी से आप लोग सोचते हैं। ये कौन सा है, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये वाला दोनों पड़ोसी हैं, पुर्तगाल और स्पेन। ये रहा पुर्तगाल, ये है क्या है भैया, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है ना। तो पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। और कब बोला, 16वीं सदी के मध्य। 16वीं सदी का मतलब है 1501 से लेकर के 1600 तक, और इसके मध्य का मतलब है 1550 के आसपास या आगे पीछे का जो समय है। तो इनकी सेनाओं की जो विजय है वो, अब देखो विजय जीत भी कैसे रहे वो देखना। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, वेरी गुड, अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका का बार बार मैं बता रहा हूं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह पूरा उसमें काउंट होगा। तो अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, वहां जाकर के राज करना उन्होंने शुरू कर दिया। और सिर्फ सैनिक ताकत नहीं थी कि सेना में ज्यादा हथियार दे दो, उनको ज्यादा पावरफुल बनाओ जिससे कि वो जीत करके आ जाए। उसके अलावा एक और चीज थी जो उनके लिए बहुत पावरफुल थी, वो थी बीमारी। चेचक कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ थे। चेचक कीटाणु, अब आपको ये नाम तो बहुत ऐसा अजीब लग रहा हो। चेचक कीटाणु, आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना है, या कभी आपने जैसे घरों में सुना होगा कि बच्चों को माताजी निकल आई है ना। हमारे राजस्थान में तो स्पेशली होता है माताजी में, ऐसे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, मुंह पे, पूरे शरीर पे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे कहा जाता है, वो स्मॉल पॉक्स कीटाणु क्या है, इनके स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के होते थे। अब जब ये होते थे और ये वहां जा रहे हैं, अमेरिका में उपनिवेश बनाने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, तो वो बीमारी क्या है, अपने में से वो बीमारी क्या है, दूसरे में ट्रांसफर कर देते थे। अब वहां के लोग मर जाते थे पर ये लोग नहीं मरते थे। फिर बोले सर ऐसी कैसी बीमारी,
उसको मार रही पर इनको नहीं मार। क्यों? क्योंकि इनके पास तो ट्रीटमेंट था, इन लोगों के पास, स्पेनिशों के पास तो ट्रीटमेंट था और इनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी थी। आज कोरोना के समय में क्या कहा जा रहा है? आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, अगर आपको बीमारी को सहन करने की शक्ति आपके शरीर में है, ताकत है आपके शरीर में, तो बीमारी हार जाएगी और आप जीत जाओगे। पर जो अमेरिका के जो लोग हैं, हजारों सालों तक बिल्कुल ही अलग पड़े रहे, उनको किसी के बारे में पता ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थे, उन्हीं में मस्त थे, वो बाहर ही नहीं निकलते थे। तो उनको क्या है? उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर थी। जैसे कि आज अगर एक इंसान जो सारे दिन एसी के घर में बैठा रहता है, सारे दिन एसी के घर में बैठा रहता है, मजे कर रहा है, कोई उसको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं है, और एक तरफ वो बच्चा जो सारे दिन जो झुग्गी झोपड़े में रहता है, ठंडी लहरों से भी मुकाबला करता है, तपते सूरज की रोशनी से भी मुकाबला करता है, उसको बीमारी कोई असर नहीं करती भैया ना। उसमें ताकत है, उसने सूरज की रोशनी को भी भोग रखा है, उसने ठंडी लहरों को भी भोग रखा है, बिना स्वेटर के भी। आप देखा करो जो झुग्गी झोपड़े जो बच्चे रहते हैं, बिना स्वेटर के ऐसे ही नंगे घूमते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ताकत है उन लोगों के शरीर में। और आप इस बच्चे को एक दिन बाहर निकाल दो, एक दिन बाहर निकाल दो, अरे बुखार सा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि हम मिलजुल करके रहे, हम अपने आप को इतना कमजोर ना बनाए, बिल्कुल आइसोलेट होकर करके। ओके, तो उस समय जब ये चेचक कीटाणु उन लोगों में पहुंचा दिए जाते थे और वो काफी लोग क्या है मर जाते थे, जिससे कि इनका काम आसान हो जाता था। अमेरिका के लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, जैसे कि इन दीदी की नहीं है, बार बार में बीमार हो जाती है, बार बार में स्नीजिंग करना शुरू कर देती है। इसी तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। घुसपैठिए कौन? जो घुस जा रहे हैं, ठीक है, और अपनी पेट जमा लेते हैं, वहां जम जाते हैं, फिर हटने का नाम ही नहीं लेते। बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। देखो अब बंदूक तो क्या भैया, बंदूक है, कोई बम है, कोई है, तो ठीक है भैया, हमारे पास नहीं तो हम बना लेंगे, हम खरीद लेंगे। पर ये बीमारी का क्या करें? हमें तो पता ही नहीं है करना क्या है। आज अब बीमारी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, कोरोना है भैया, हमें वैक्सीन से पहले तो पता नहीं था करना क्या है। अभी भी असमंजस में है हम लोग, करना क्या है। जो दवाइयां दी जा रही थी नॉर्मल पैरासीटामोल, वही दवाइयां दी जा रही थी, पर चलो फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो था ना कि हाँ भैया ऐसे नहीं ऐसे बच जाएंगे, अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करो, बच जाएंगे, वैक्सीन लगवाओ अब तो बच जाएंगे। तो पर उन लोगों के पास ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं था। बंदूक हो, कोई बम हो, हमला, अमेरिका से पूरी दुनिया डर रही है। सोचो कितनी बड़ी ताकत की बात है। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। तो 19वीं सदी तक यूरोप में भी यही स्थिति थी, गरीबी और भूख का साम्राज्य था और शहरों में बेसाब भीड़ और बीमारियां चल रही थी। धार्मिक टकराव आम थे। ये हम कहां की बात कर रहे हैं? यूरोप की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, यूरोप की बात कर रहे हैं। वहां पे भी गरीबी भी थी, भूख भी थी और बीमारियां तो चल ही रही है। और धार्मिक टकराव तो आम था, जिसमें हमने एक तो उत्तरी आयरलैंड में भी पढ़ रखा है, लोकतंत्र और विविधता वाले में, तो धार्मिक टकराव तो होता ही रहता था। और वैसे यूरोप जो है वो मुख्यतः क्या है, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का देश है। और अगर वहां पे कोई धर्म के विरोध में जाता था तो बहुत बुरी स्थिति करी जाती थी, जो कि अच्छी बात नहीं थी, परंतु होता था। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। तो 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से, ठीक है, अभी अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से अमेरिका में पकड़ के ले गए, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह, वहां पे पकड़ के ले गए गुलामों को काम करने के लिए। और किस लिए? कपास का उत्पादन करो, चीनी का उत्पादन करो। और ये अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत करेंगे? यूरोपियों की करेंगे। यह है दिमाग। देखो मजदूर भी इनके नहीं है, मजदूर अफ्रीका के, जमीन इनकी नहीं है, जमीन अमेरिका वालों की है, और व्यापार जो करेंगे वो यूरोप वाले करेंगे। चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआती जो अर्थव्यवस्था रही है उसमें चीन और भारत की जो मुख्य भूमिका रही है, बहुत गजब की अर्थव्यवस्था थी। परंतु जैसे जैसे ये यूरोपीय अपना शासन यहाँ पे जमाएंगे, उसी समय के साथ क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब होती जाएगी और चीन अपने आप को क्या है, बिल्कुल बंद सा करता जाएगा कि नहीं नहीं हमें ज्यादा नहीं रहना। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ये दो धनी देश है, ये जो धनी देश है, और जो पॉपुलेट इंडिया और चाइना की रही है वो तो हो जाएगी कम, और ये किसकी तरफ चली जाएगी? यूरोपियों की तरफ चली जाएगी। किसकी तरफ चली जाएगी? यूरोपियों की तरफ चली जाएगी। यूरोपियन जो देश है उनकी तरफ ये चली जाएगी, ठीक है, वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली बनना शुरू हो जाएंगे। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। किसका? चीन और भारत का था, परंतु फिर बाद में धीरे धीरे बदलता जाता है।
चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब चीन की भूमिका घटती जा रही है, चीन की भूमिका कम होती जा रही है, अमेरिका के बढ़ता हुआ महत्व, अमेरिका का महत्व क्यों बढ़ रहा है? वहां की फसलें, वहां का खनिज, उससे क्या है, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। और उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने के कारण ही क्या हो रहा है कि अब पहले जो चीन और इंडिया पावरफुल हुआ करते थे, एशिया पावरफुल हुआ करता था, अब वो क्या है, पश्चिम पावरफुल है। भारत पूर्व की तरफ है और पश्चिम जो है, पश्चिम यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वो वाला है, वो क्या है, अब ज्यादा पावरफुल बनना शुरू हो गया। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, जहां सबसे पहले केंद्र कौन था? चीन था। कौन था केंद्र व्यापार का? विश्व व्यापार का केंद्र कौन था? चीन था, इसलिए तो रेशम मार्ग नाम दिया गया, सिल्क रूट नाम दिया गया। पर अब कौन बन गया है? अब यूरोप बन गया। अब आते हैं 19वीं शताब्दी में, 1815 से 1914। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों। देखो अब जैसे जैसे 19वीं शताब्दी में हम आएंगे तो हमें काफी बदलाव और काफी कारक का मतलब है फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 गतियों या प्रभाव है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, विनिमय का मतलब क्या है? एक्सचेंज। विनिमय बोला है, अगर ये पहले लगा देता और मैं बाद में लगा देता तो विनियम हो जाता, मतलब क्या हो जाता? रेगुलेशन। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, अब जो पूरे अंतरराष्ट्रीय में हम कोई भी आर्थिक विनिमय मतलब एक्सचेंज करेंगे, उसमें 3 बातों की हुई है, 3 गतियां, 3 प्रभाव बताए गए। कौन कौन से? सबसे पहला व्यापार, ठीक है, वह व्यापार का सामानों का अदला बदली करना, यह व्यापार कहलाया गया है। दूसरा श्रम, जैसे कि हमने देखा कि अफ्रीका से अमेरिका लोगों को ले जाया गया है और इंडिया से भी जो गिरमिटिया मजदूर है उन लोगों को ले जाया जाएगा। पूंजी, ठीक है, पैसा लगाना, भैया यहां से एक देश के लोग दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं, वहां खर्चा कर रहे हैं और वहां से फिर वापस प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये 3 चीजें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में चर्चा करी गई है। और एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों थोड़ी सी इंटर रिलेटेड भी, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी। तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों को तो प्रभावित करते हैं। और आज के समय में भी आप देख सकते हैं ना भैया, व्यापार हमें प्रभावित करता है ना। अभी जब लॉकडाउन लगा, पूरा मार्केट शट हो गया तो हमें प्रभावित हुआ, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग दुकानदार वाले कहते हैं, बिजनेसमैन कह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। श्रम, जब लोगों को मजदूरी नहीं मिली, काम नहीं मिला तो बहुत दुखी हुए। पूंजी, पैसा नहीं था तो सब परेशानी थे। अब देखो श्रम और पूंजी तो क्या है? श्रम और पूंजी क्या है? उत्पादन के कारक है। ये बात आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हो, उत्पादन के कारक है। मतलब उत्पादन अगर होता है तो उसमें इंपोर्टेंट है, श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए। और इनके श्रम, पूंजी, इन सब का मतलब कारक का मतलब क्या है? फैक्टर्स। भैया इन्हीं के कारण क्या होता है? किसी चीज का उत्पादन होता है और उत्पादन से जो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। आउटपुट या उत्पादन हम उसे कहते हैं, और उसको हम बेचते हैं, और जो बेचना और खरीदना कह रहे वही तो व्यापार है। तो वैसे आपको तीनों इंटरलिंक देखने को मिलेंगे। अब आते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। पूरी दुनिया में विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस प्रकार से होता है वो जानते हैं। सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर का प्रयास कर रहे थे। अब पूरी दुनिया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि पूरी दुनिया क्या है? भूखमरी की स्थिति से गुजर रही है। अब पूरी दुनिया ये कोशिश करी थी हम आत्मनिर्भर बन जाए, हम आत्मनिर्भर बन जाए। पर ब्रिटेन का किस्सा ही अलग है, ब्रिटेन की स्थिति अलग चल रही है। हम यूरोप के राष्ट्रवाद में भी देख रहे थे, ब्रिटेन का जो एकीकरण हो रहा है, जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बनने की कोशिश कर रहा है, उसका किस्सा ही अलग है। तो यहां पर वापस ब्रिटेन की जो कहानी है वो अलग है। ब्रिटेन की बात ही अलग थी 19वीं सदी की। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता, सामाजिक तनाव फैलता। अगर देखो पूरी दुनिया आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रही थी। अब आत्मनिर्भरता का प्रयास का मतलब क्या है कि हम ज्यादा ज्यादा ग्रो करें। जैसे कि जब हमारे देश में हरित क्रांति होती है, हरित क्रांति जो होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, वो हरित क्रांति हम लोग किस लिए करते हैं कि हम खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बन जाए, मतलब हम ज्यादा ज्यादा उत्पादन करें। ओके, यही था। परंतु यहां पर बोला गया कि अगर ब्रिटेन आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता खाद्य पदार्थों में, तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता, और क्या है, सामाजिक तनाव फैल जाता, जीवन स्तर गिर जाता, तो भाई लोगों की इनकम बहुत गिर जाती है, उनका खरीदने के लिए कुछ नहीं बचता। ये कैसा लॉजिक है? तो आइए जानते हैं इसी लॉजिक को। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। ब्रिटेन की कहानी। ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। देखो अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना, वो तेजी से बढ़ने को दर्शाता है। और देखिए ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत कट टू क्रक्स में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है वही मैं आपको यहां बता रहा हूं। जितना कट हो सकता था उन्हें करा है, ठीक है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिएगा। ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी।
जब आबादी बढ़ी है तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी, ऑफकोर्स ही बात है कि भाई आबादी बढ़ रही है तो भोजन की मांग बढ़नी है। कृषि उत्पाद महंगे हो गए। अब देखो क्या हुआ कि जब डिमांड, मांग जो है ज्यादा है और सप्लाई क्या है, सप्लाई तो उतनी रहेगी ना भैया, और सप्लाई डिमांड में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है, सप्लाई स्टिल है वैसी की वैसी ही अभी। तो अब क्या हुआ, जैसे कि मान लो डिमांड 120 की है और सप्लाई 100 ही वस्तु हो रही है, डिमांड 120 वस्तुओं की है और उत्पादन जो हो रहा है वो 100 ही वस्तुओं का हो रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है क्या होगा, यहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। तो कृषि जो उत्पाद है वो महंगे होने लगे। सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। मक्का हम लोग जानते हैं खाने वाला मक्का, तो उसके आयात पर भी पाबंदी लगा दी। अब देखो जो बड़े बड़े जो वहां के जमींदार थे और थे, उन्होंने ये बात बोली सरकार को कि आप जो बाहर से मक्का मंगवा रहे हो, सरकार बाहर से मक्का क्यों मंगवा रही है? क्योंकि लोगों को खाने के लिए चाहिए भैया, डिमांड है ना, डिमांड ज्यादा की है, तो 20 लोगों को कहां से दे, सरकार ने बोला हम मंगवाते हैं, तो आयात करवाया सरकार ने, बाहर से मंगवाया। पर जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, जिनके पास जमीनें थी, जो उत्पादन कर रहे थे, वो उन्होंने सरकार को दबाव बनाया, बोला नहीं नहीं नहीं, आप ये आयात बंद कर दो, ये जो बाहर से आप मंगवा रहे हैं बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो 20 लोग हैं इन्हीं को तुम ज्यादा में बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा, बंद कर दो। अच्छा, तो सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जो मक्का के आयात पर पाबंदी जो सरकार ने हटाई, उस जो पाबंदी थी वो क्या था, कॉर्न लो था। क्या था? कॉर्न लो। सरकार ने मक्का के आयात पर जो भी पाबंदी लगाई वो क्या था, कॉर्न लो से कहा जाता है। कॉर्न इंग्लिश में मक्का को कहा जाता है। ओके, कॉर्न लो को फौरन समाप्त मांग। अब क्या है, जो लोग हैं वहां के गरीब हैं, जो कि मांग कर रहे हैं कि कॉर्न जो मक्का है वो मिलना चाहिए, तो उसको फौरन समाप्त करने की मांग करी गई और कर दिया भी जाता है। बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात शुरू। अब देखो बहुत ध्यान से बात सुनना, यहां पर क्या है, जो पहले जमींदार थे वो क्या कहते हैं, सरकार क्या करे, जो मक्का का आयात है उस पर पाबंदी लगा दे, और जब सरकार ने लगा दी उससे क्या कहा गया, कॉर्न लो कहा गया। फिर कॉर्न लो को फौरन समाप्त करने की मांग कर दी गई कि भाई खत्म करे, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है तो बाहर से मंगवाओ, हमें दो, यही बात हो रही थी ना। तो अब जब ये बात हुई तो कॉर्न लो को खत्म कर दिया गया, मतलब आयात वापस से शुरू हो गया, इंपोर्ट करना बाहर से मंगवाना वापस शुरू हो गया। अब क्या हो रहा था, जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, जो बाहर से आ रहा था वो बहुत ही सस्ता था। अब वो चीज सस्ती आ रही है, अगर मान लो कि जो ब्रिटेन के जो किसान हैं वो उत्पादन कर रहे हैं, वो 1 किलो मक्का 100 रुपए में बेच रहे हैं, पर वो बाहर से तो 50 रुपए में आ रहा है, 50 रुपए। आज की स्थिति देख लो, चाइना का जो सामान आता है वो सस्ता है, पर भारत का जो बना हुआ सामान है वो महंगा है। तो लोग क्या है, ये वाला खरीद लेते हैं, और इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये भारत की कंपनी है तो इसका क्या हो रहा है, नुकसान होगा ही होगा। तो उसी प्रकार से क्या है, जब बाहर से कोई कीमत चीज आती है वो बहुत सस्ती आ रही थी, तो यहाँ के जो ब्रिटेन के किसान है उनको बहुत नुकसान होना शुरू हुआ। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, अब वो बेरोजगार होने लगे। कौन? ब्रिटिश के जो किसान है वो बेरोजगार होने लगे। ये मैंने आपको ब्रिटिश का जो है यूनाइटेड किंगडम में उसका मैप दिखाया। कीमतों में गिरावट। अब देखो कीमतों में गिरावट आई, फिर ये वाला मैंने साइन बनाया, ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ने लगा, कीमतों में गिरावट आई है। मतलब जैसे आज मुझे एक बात आप बताओ, जैसे कि क्या होता है जब मूल्य, किसी भी चीज का मूल्य गिरता है, ठीक है, जब मूल्य गिर जाता है मतलब प्राइस जब कम हो जाती है, तो प्राइस कम होने के बाद क्या होता है, हम ज्यादा उपभोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि भैया अगर पहले 100 रुपए में 1 किलो गेहूं आ रहा है, हाँ 100 रुपए में 1 किलो हम आटा लेकर के आ रहे हैं। अब अगर वही आटा है, ठीक है, पर पहले हम लोग क्या करते थे कि हाँ थोड़ा कम यार, आराम से, महंगा बहुत जाता है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर वही सस्ता हो गया, वही सस्ता हो जाए, तो अगर वो कहेंगे 50 रुपए किलो का ही हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 2 किलो खरीद लेंगे, क्योंकि 100 रुपए तो है आपके पास, 100 रुपए तो है आपके पास, खरीद सकते हो। तो अब आपका उपभोग ज्यादा हो गया ना, उपभोग ज्यादा, पर पहले वहां पे 100 रुपए में 1 किलो ही जा रहा था, अब 2 किलो जा रहा है, उपभोग स्तर बढ़ गया आपका, आपके खाने की जो क्षमता है वो बढ़ गई, आपकी खाने की क्षमता बढ़ गई, क्रय क्षमता नहीं बढ़ी है, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी आपकी, पैसा आपके पास उतना ही है, पर आपके जो उपभोग करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, आप ज्यादा खरीदते हैं और आप ज्यादा खा लेते हैं। तो कीमतों में गिरावट आता है तो ब्रिटेन का उपभोग का स्तर बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है। औद्योगिक प्रगति, और उससे फिर क्या हुआ, आय में प्रगति। अब जब औद्योगिक प्रगति हुई, ठीक है, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हम लोग देखते हैं इंग्लैंड में होती है, तो जब औद्योगिक क्रांति होती है तो अब औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ होगा, उद्योग खुले होंगे, उद्योग खुले होंगे तो काफी लोगों को रोजगार मिला होगा, रोजगार लोगों को मिला है
तो लोगों की आय बढ़ गई, और आय बढ़ेगी तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे वो और भी ज्यादा खरीद पाएंगे, मतलब अब यहाँ पर उनकी क्रय क्षमता है, खरीदने की ताकत है, वो भी बढ़ गई। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। मतलब पूर्वी यूरोप में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक समय ऐसा रहा है जब ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर ही दबदबा रहा है। तो इन सारी जगह पे क्या हुआ कि जंगलों को साफ करा गया, जमीनों को साफ करा गया और खेत बोए गए, जिससे कि क्या हो कि ब्रिटेन का पेट भर दिया जाए। खेती हर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। बंदरगाह मतलब जो पानी वाले इलाके हैं, वहां पे जहाज से क्यों पहुंचाया जाएगा, तो उनसे जोड़ने के लिए। पर जो जैसे कि मान लो यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि बंदरगाह है, तो अब यहां से यहां तक लाने के लिए तो रेलवे बिछाना जरूरी है ना, क्योंकि बस है तो बहुत टाइम लगी, रेलवे नहीं लगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक रेलवे की इमेज दिखाई, उससे पहुंचने के लिए आपको रेलवे की जरूरत, तो रेलवे के लिए भी काफी व्यवस्थाएं करी गई। लोगों की जरूरत, अब देखो अब क्या है, लोगों की जरूरत पड़ रही है। वापस लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भैया जहां जहां पे तुमने जमीनें खाली करवाई है वहां पे काम कौन करेगा, काम करने के लिए तो लोगों की जरूरत होगी। तो लोगों की जरूरत, अब लोगों की जरूरत है तो वहां पे नए घर भी बनाना पड़ेगा। अब जो नए घर किसके लिए, मजदूरों के लिए नए घर भी बनाए, नए घर बनाए, नए बस्तियां बनाई। अब नए घर और नई बस्तियां बनाई तो उसके लिए पूंजी और श्रम की फिर से जरूरत है ना। पहले लोगों की जरूरत है क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी करनी है, वहां पे और कामकाज करना है, तो उसके लिए घर बनाए लोगों के लिए नए, फिर नई बस्तियां, और उनके लिए पूंजी और मजदूरों की जरूरत पड़ रही है। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। 19वीं सदी में यूरोप के, तो यूरोप के जो 5 करोड़ लोग हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। ये मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का नहीं दिखाया जो रेड रेड है, और अमेरिका तो आप पहले ही देख चुके हैं। लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। ठीक है कि भाई हमें बेहतर वहां पे काम मिलेगा, बेहतर हमारा जीवन स्तर होगा, इसलिए लोग जाकर के रहने लगे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। तो 1890 तक पूरा विश्व एक कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो चुका था, और किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए। श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। श्रम विस्थापन रुझान, विस्थापन मतलब एक विस्थापन होना, अपनी जगह को छोड़ देना। तो ऐसे श्रम देख रहे हैं कि बहुत से मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं। पूंजी का प्रभाव हुआ, प्रभाव मतलब पूंजी पहले यहां लग रही थी, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे खेतों को साफ करने, रेलवे को जोड़ने, इनमें पूंजी का खर्चा किया जा रहा है। पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव, परिस्थितियों में काफी बदलाव आए, और तकनीकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी काफी हमें देखने को मिलते हैं। यहां ब्रिटिश भारतीय सरकार ने, यहां पे जो हम स्पेशली बात करें वो एक पंजाब की बात करें, पंजाब में भी एक ऐसा ही उदाहरण ब्रिटिश सरकार ने करा, अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए। जो अर्ध रेगिस्तानी, जो पूरा रेगिस्तान नहीं है और पड़ती जमीनें हैं, मतलब बंजर है एक तरीके से आप मान सकते हैं, को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। नहर मतलब जहां से पानी जा सके, नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। निर्यात, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, मतलब वहां से तो क्या हो सके, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से तो ब्रिटेन का पेट भरा जा सके और हमारे यहां से एक्सपोर्ट करा जा सके। तो एक्सपोर्ट गेहूं और कपास का एक्सपोर्ट करा जा सके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके और फिर हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों लोगों को लाकर बसाया गया। तो अब पंजाब के जो अन्य स्थान के जो लोग हैं उनको लाकर के वहां पे बसाया गया, और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाने लगा। कैनाल इंग्लिश में कहते हैं कैनाल, तो कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती ने कहा जाने लगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती क्या होती है, मतलब पंजाब के लोगों को क्या है, कपास और गेहूं का उत्पादन करने के लिए पंजाब के उन इलाकों में लाकर के रखा गया जहां पे क्या हो, कपास और गेहूं का उत्पादन सरकार करवा रही। 1820 और 1914 के बीच में विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो 25 से 40 गुना वृद्धि उस समय में हुई, और काफी स्थितियां हैं, यूरोप फिर पे समृद्ध ही बनता जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ओके, आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और बहुत बहुत शॉर्ट में डिटेल में मैंने आपको चीजें समझाई है। और देखो वैसे ये चैप्टर बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है। भूमंडलीकरण के बारे में आप काफी कुछ पहले वैश्वीकरण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल बातें हैं, आप काफी कुछ जानते हैं, तो इसलिए डिफिकल्ट चीज नहीं है, इजी है। ओके, और बाकी फिर भी कुछ डिफिकल्ट लगता है तो हम तो बैठे ही हैं। और आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।